नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम संस्कृति यात्रा में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। भारतीय संस्कृति चिरकाल से ही यात्रारत है और महत्वपूर्ण यह है कि इस यात्रा के साक्षी रहे लोग ही इसके संरक्षक और संवाहक बने। इसी के चलते समय के थपेड़ों को झेलते हुए भी भारतीय संस्कृति लिपिबद्ध ज्ञान के बिना भी आज जीवित है। इसी मौखिक विरासत को संजोने का कार्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA करता आया है। IGNCA के सांस्कृतिक कोष में वर्षों के अथक परिश्रम से सहेजे धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और लोक परंपरा आदि विषयों का अद्भुत संग्रह है। आपको बताते चलें कि संसद टीवी पर यह संस्कृति यात्रा अविरल रहेगी और आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की समृद्ध कला संस्कृति की अनूठी सौगात को। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी से, जिसमें आप देखेंगे IGNCA और इसके 9 क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियां। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सप्ताह भर की महत्वपूर्ण हलचल पर साप्ताहिकी के जरिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र रांची ने पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया। ये आयोजन झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल, युवा मामले विभाग और रांची के मोक्षम शरणम आर्ट गैलरी के सहयोग से किया गया। झारखंड के लोक और जनजातीय समुदायों की जीवन शैली और पारिस्थितिकी परिदृश्य थीम पर आधारित ये प्रदर्शनी रांची के औंद्रे हाउस में संपन्न हुई। रामानुज शेखर, हिमाद्री रमानी, हेमलता दत्ता, CR हेम्ब्रम, डॉक्टर भारती और ढोकरा कला संग्रहों की विशेषता से युक्त ये कार्यक्रम झारखंड की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का गवाह बना। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर में 5 दिवसीय संगीत उत्सव पंचरात्रम का आयोजन हुआ, जो कथकली पर केंद्रित था। ये आयोजन केरल के वाझेनकरा कुंचू नायर स्मारक ट्रस्ट कराल मन्ना के सहयोग से किया गया। इसमें प्रदर्शन, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, परिचर्चा सत्र और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केरल कला मंडलम द्वारा 5 दिनों तक पारंपरिक कथक कली का प्रदर्शन किया गया। पंचरात्रम संगीत महोत्सव ने दर्शकों को न केवल कथकली की विशेषताओं को समझने का अवसर प्रदान किया, बल्कि उन्हें इसकी गहराई और सौंदर्य का अनुभव भी कराया। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने यूनिवर्स फोकलोर अकादमी के सहयोग से समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्रों ने अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण रहा 200 से अधिक प्रतिभाशाली युवा कलाकारों की उपस्थिति। उनके उत्कृष्ट गायन और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों ने कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना था। IGNCA के जनपद संपदा प्रभाग ने संगीत पर आधारित एक चर्चा सत्र आयोजित किया। ज्ञान पथ श्रृंखला के अंतर्गत हुई इस चर्चा का विषय था तंगखुल नागा लोक संगीत, इसका संरक्षण, प्रसारण और पारंपरिक प्रथाएं। इसमें तंगखुल नागाओं की समृद्ध संगीत परंपरा पर चर्चा हुई। ये टैगोर नेशनल फेलोशिप परियोजना का हिस्सा है। चर्चा सत्र के दौरान इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नागाओं का संगीत किस तरह उनके दैनिक जीवन और विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। चर्चा के दौरान दिनों दिन लुप्त होती इस विरासत के दस्तावेजीकरण की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। Closely they maintain their ancestral affinities through music, language, and through other cultural values. For the Danghuls, music plays a very significant role in cultural practices. It is a source of knowledge through which traditional knowledge is transmitted from one generation to another generation, and from one individual to another individual. काशी व्याख्यान माला के अंतर्गत IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में काशी की वैद्यकीय परंपरा विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें काशी की आयुर्वेद परंपरा पर चर्चा हुई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि काशी में आयुर्वेद की 3 प्रमुख परंपराएं प्रचलित रही हैं, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की।
उन्होंने काशी किम न सेव्यते के ध्येय वाक्य से अपना संबोधन पूर्ण किया। व्याख्यान के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी ने आधुनिक डॉक्टरों और वैद्यकों की परंपरा की तुलना करते हुए कहा कि वैद्यकों की परंपरा कहीं अधिक विस्तृत होती है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण झा ने भगवान शिव को आदि चिकित्सक बताते हुए कहा कि काशी की आयुर्वेद परंपरा अनादि और अनंत है। भारत विविधताओं की भूमि है। इसमें विविध जलवायु, भाषा, भोजन, पहनावा, जीवन शैली और यहाँ तक कि संगीत विधाएं भी विविध हैं, जिसमें कि शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत आदि शामिल है। संगीत की इस विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय और IGNCA कई संगीत उत्सवों का आयोजन करता है। संस्कृति यात्रा का अगला पड़ाव है विरासत, जहां हम आपको दिखाएंगे देश के नामचीन कलाकारों की शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां। चलिए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित राहुल शर्मा। I think I would like to congratulate IGNCA and its entire team for doing such a wonderful job in promoting arts and culture. और ये बहुत एक ज़रूरी बात है and I think जो youth है वो connect करता है with young musicians as well. तो बहुत important है वो एक connection होते रहे, बढ़ते रहे और इसी तरह IGNCA musicians को भी बुलाता रहे और हम उनके साथ हमेशा हैं। पंडित राहुल शर्मा के संतूर वादन से मंत्र मुग्ध होने के पश्चात अब रुख करते हैं नृत्य की ओर और चलते हैं
हमारे अगले पड़ाव संवाद में और बात करते हैं कथक की। भारत के अनेक शास्त्रीय नृत्यों में से एक उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित शैली है कथक। कथक की चर्चा हो और पंडित बिरजू महाराज का नाम सामने ना आए, ऐसा संभव हो सकता है क्या? लखनऊ कथक घराना से अपनी पीढ़ी के ध्वजवाहक पंडित बिरजू महाराज जब कथक प्रस्तुत करते थे तब मुद्रा, भाव और हरकतों से ऐसा वातावरण बना देते थे कि देखने वाले उसमें खो जाते थे। इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से अनगिनत शिष्यों को कथक शैली में पारंगत किया और भारत की इस शास्त्रीय नृत्य विधा को अपने मूल स्वरूप में जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए देखते हैं संवाद में कथक गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज से खास बातचीत। सागर जैसे कहते हैं, सागर बहता था घर में, 7 पुश्तों से एक ही बात की चर्चा थी, ताल, लय, स्वर और भंगिमा, सौंदर्य, नृत्य। तो शुरू से तो हमारे दिमाग में अम्मा ने भी वही भरा, दादी ने भी वही भरा, पिताजी ने, चाचा जी ने, तो एक ही साउंड था, घुंघरू, तबला, संगीत। तो वो हम तो 3 साल के थे, तो चलते फिरते लुढ़कते हुए वहाँ पहुँच जाता था तालीम खाना मतलब नाम था तालीम खाना। पर वहाँ बैठ के तबला बजा रहा हूँ, कभी हारमोनियम बजा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करने लगा था मैं बचपन से, शुरू से ही। कथक की शुरुआत जो है वो होते हड़िया तहसील जो है इलाहाबाद के पास, वहाँ एक गांव है किचकिला। तो वहाँ पर ये 989 घर कथक लोगों के थे और वो लोग, कोई तो गाना गाता था, कोई नाचता था, कोई कथा कहता था। तो हम लोग सब मिश्रा ब्राह्मण हैं, गर गोत्र हम लोग का है, मिश्रा हम लोग हम मिश्रा कहते हैं। अगर मेरा नाम वैसे लेते हो तो ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा होता, पर महाराज करके मशहूर हो गए हमारे बाबा वगैरह, तो इसलिए बिरजू महाराज हो गए। लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग कहाँ के हैं। बिल्कुल यूपी के मिश्रा हैं, गर के ब्राह्मण हैं, कचकला गाँव के हैं। लखनऊ में इसलिए क्योंकि नवाब साहब ने जब बिला लिया वाहिद अली शाह ने, तो सब के सब आ गए भाई शहर। जैसे यहाँ अभी कोई किसी को कहो ना कि कहाँ गए हैं भैया, तो कमाने गए, कहाँ, कलकत्ता गए हैं भाई, वहाँ या बम्बई गए कमाने। तो पहले कमाने जाने के लिए जैसे कहते हैं ना, हम लोग लखनऊ चले आए। तो नवाब साहब ने घर घोड़े दे दिए, गाड़ी दे दी, पैसे दे दिए और बड़ी इज्जत की। और ठुमरी बाबा लिखते थे, तो ठुमरी तो नवाब साहब वही पसंद थी वाहिद अली शाह को। तो मामला जम गया भाई, वो भी ठुमरी का शौकीन, ये भी ठुमरी करने वाले। तो वहाँ पर इनका वहीं जम गए महाराज बाबा हमारे, महाराज मिंदादीन खालका महाराज। और मेरी ननिहाल है सुल्तानपुर, अम्मा हमारी सुल्तानपुर की थी और वहाँ मामा वगैरह सब लोग थे। तो हम जाते थे वहाँ पर, जाके अपना हमने पानी भर के देखा कैसे पानी भरते हैं, बैल गाड़ी कैसे चलाते हैं, सब मैंने बहुत अनुभव किए सब चीज़। तो बिल्कुल मेरे मज़ा आते हो। अब बड़े शहरों में जब नाम हो गया तो इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए लक्ष्मण महाराज हमारे चाचा थे, और मुग़ल आज़म, तीसरी कसम, पाकीज़ा, ये सब में लक्ष्मण महाराज हमारे चाचा, सगे चाचा थे। वहाँ तक तो गनीमत था। पर ये जो बाद के जो डांस मिक्स हुए हैं ना, आके वो फ्यूजन कन्फ्यूजन में तो बड़े चक्कर में रहता हूँ कि भाई देखो सीधी बात, मैं अपना काम करूँ, तुम अपना दिखाओ, पर हम तुम्हारे में हम नहीं मिक्स होना चाह रहे हैं। तो मैं आज तक भी नहीं करता हूँ। मैं अभी जितने भी बैले होते हैं हमारे, जो भी नृत्य सब हिंदुस्तानी साज होते हैं, उसमें काम करता हूँ। मेरा परिवार जो कि गुरु शिष्य परंपरा का ही कहलाता है, और आज सुनी 7 जनरेशन 7 पुश्त बीत गई हैं, और आज भी हम जो शिक्षा दे रहे हैं बिल्कुल उसी के अनुसार शिक्षा तालीम क्या होती है। तो ये किसके अनुसार हम लोग सब बच्चों को तालीम देते हैं। 600-700 बच्चे इस वक्त हमारे कला आश्रम में। बड़ी तकदीर ये अच्छी, मालिक ने बड़ी रहम किया कि बड़े मुश्किल से मेरा कला आश्रम की गुलमोहर पार्क में बिल्डिंग खड़ी हो गई और बहुत सुंदर है। और उसके अब मुझे क्लासेस हमारी योगा की भी शुरू हो रही हैं, गाने की है, डांस की है, म्यूज़िक की है, तबले की है, और अब ये सब चीज़ें। और टाइम पर आकर लोग जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जो अनुभवी, उनको बुलाएंगे कि बच्चों को समझाओ। ये शुरू हो रहा है धीरे धीरे। आप भी खुश होंगे अगर वो भवन देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
और पेंटिंग भी हमारा शौक़ है। जब सन्नाटा हो जाता है तो हमें लगता है चलो कुछ ऐसा काम करें। तो अपने मन के लिए करता हूँ, लेकिन वो एग्जीबिशन के लिए नहीं, मैं अपने मन के लिए। और बना के खुश हो लेता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ कैसा लगा, वो अच्छा लगा, बस हो गया, हमारा एग्जीबिशन इसी में चलता है। तो अभी आपने सुना पंडित बिरजू महाराज जी का साक्षात्कार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव विशेष की ओर। इसमें आपको दिखाएंगे भारत की अग्रणी वीर बालाओं में से एक रणबांकुरे चंदेलों की बेटी कोंड रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, बल्कि सीमित संसाधनों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा और वीरता से दुश्मन से लोहा लेते हुए रणभूमि में आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्वयं अपनी तलवार से अपने प्राणों की आहुति दे डाली। आज हम आपको दिखाएंगे IGNCA द्वारा निर्मित फिल्म रानी दुर्गावती के कुछ महत्वपूर्ण अंश, जिसे हाल ही में चित्र भारतीय फिल्म समारोह में सम्मानित किया गया। नर्मदा नदी का अस्तित्व करोड़ों वर्ष प्राचीन माना जाता है और उतनी ही प्राचीन है यहाँ की जीवन सभ्यता। अनादिकाल से ही इस क्षेत्र पर गोंड राजाओं का विशाल साम्राज्य हुआ करता था। इस विशाल साम्राज्य में यादव राय से सुमेध शाही तक 63 राजा हुए, लेकिन आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में विद्यमान है गोंड जनजाति की वीरांगना रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ, इसीलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। सन 1542 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपति शाह के साथ संपन्न हुआ। संग्राम शाह की मृत्यु के बाद दलपति शाह का राज्याभिषेक किया गया। दुर्गावती के सहयोग से दलपति शाह ने सिंगौरगढ़ राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाना शुरू किया कि सन 1545 ईस्वी में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। सन 1550 ईस्वी में दलपति शाह का निधन किसी अनजान बीमारी के कारण हो गया। रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं शासक के रूप में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कहा जाता है जब रानी दुर्गावती गर्भवती थी, उस समय कालिंझर पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया और कालिंझर को फतह करने के वो करीब ही था। उस समय रानी दुर्गावती ने मोर्चा संभाला और कुशल रणनीति बनाकर अग्नि बाणों की बौछार कर शेर शाह सूरी के बारूदी ठिकानों पर धावा बोल दिया। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान, जो आसफ खान के नाम से भी जाना जाता था, उसकी नजर रानी दुर्गावती के राज्य पर थी। अकबर ने आसफ खान को सिंगौरगढ़ पर हमला करने का आदेश दे दिया। युद्ध में रानी के रण कौशल व वीरता के आगे आसफ खान की सेना के पैर उखड़ गए और आसफ खान को पीछे हटना पड़ा। 24 जून सन 1564 को रानी दुर्गावती और आसफ खान के बीच अंतिम लड़ाई हुई। ये लड़ाई नरई नाला के पास हुई थी। नरई नाला में पानी भर जाने के कारण रानी दुर्गावती उसे पार नहीं कर सकी और आसफ खान की सेना ने रानी दुर्गावती को 3 तरफ से घेर लिया और ये नरई नाला ही रानी दुर्गावती के लिए काल साबित हुआ। ऐसी राष्ट्र प्रेमी रानी दुर्गावती को शत शत नमन। आपने देखा, भारत की बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं हैं। रणभूमि से लेकर विज्ञान में, खेल से लेकर खलिहान में। खलिहान से याद आया, भारत की आत्मा गांव में बसती है। देश में आज लगभग 65 लाख गांव हैं। अगर भारत को जानना है तो गांव को जानना बेहद आवश्यक है। इन्हीं गांवों के संरक्षण करने का एक विस्तृत प्रयास भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
मेरा गांव मेरी धरोहर इसी प्रयास की एक झलक देखिए हमारी यात्रा में आज के आखिरी पड़ाव माटी सुगंध में राजस्थान का एक गांव मलेला। मोलेला मीना और भील कबीलों द्वारा बसाया गया यह पौराणिक गांव अपने टेराकोटा की मूर्तियों और स्वादिष्ट दाल बाटी चूरमे के लिए जाना जाता है। गांव उदयपुर डिवीजन में आता है और यहाँ मेवाड़ी और हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ का मुख्य रोजगार कृषि, पशुपालन और मिट्टी की हस्तकला है। पुरुष आमतौर पर काश्तकारी करते हैं, वहीं महिलाएं काश्तकारी में शामिल हैं। मोलेला गांव की कला विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूर दराज के लोग यहाँ की कला को देखने और समझने आते हैं। मुख्यतः 5000 सालों से यहाँ टेराकोटा हस्तशिल्प द्वारा निर्मित राजस्थान के लोक देवताओं की मूर्तियां और बर्तन आदि बनते हैं। 5000 साल पुरानी यह पुश्तैनी कला यहाँ के कुम्हारों को सबसे अलग बनाती है। गांव के श्री मोहनलाल चतुर्भुज कुम्हार को 2003 में शिल्प गुरु अवार्ड और 2012 में सम्मानीय पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहले मूर्तियाँ बनाते थे तो उसके बाद हमने ये टाइल बनाना सिखाया। पहले नहीं बनती थी, पहले मूर्तियाँ बनती थी। उसके बाद में नया आविष्कार किया 1982 में। गांव वालों को सबको घर घर जाकर सबको सिखाया। ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं। राजस्थान सरकार का अवार्ड मिला, राष्ट्रपति का अवार्ड मिला, शिल्प गुरु का अवार्ड मिला, अभी 2012 में पद्मश्री का अवार्ड मिला। मोलेला में माताजी का प्राचीन मंदिर है जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। परंपरा है कि नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिन यहाँ सबको चाव से मंदिर प्रांगण में खाना खिलाया जाता है। मोलेला की कला ने इस गांव को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया है। आइए हमारे ही देश के इस गांव को और करीब से जाना जाए। यहाँ के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हाथों की रोटी का स्वाद लिया जाए। तो ये था संस्कृति यात्रा का आज का हमारा एपिसोड। आशा करते हैं कि आईजीएनसीए और संस्कृति मंत्रालय का ये प्रयास आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइए हमारे मेल आईडी पर। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।